नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है हैरी सुल्तान का और इसका टाइटल है कन्वर्टेड गोरे मोमिन का अमेरिका में कारनामा। अच्छा जी, फिर से कोई कांड हो गया क्या? फिर से इस्लामोफोबिया फैलने लगा क्या? लेट्स सी। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक और वीडियो आई है मुसलमानों के कारनामे के हवाले से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया मुसलमानों से डरती है और जब वो कोई इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार होती है तो पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया, मुसलमानों पे जुल्म हो गया, ईवल वेस्ट वगैरह के नारे लगने लग जाते हैं। मुसलमान सबसे बड़े विक्टिम बन जाते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही कौम ऐसी है जहां पर सबसे ज्यादा छेड़खानी की जा रही है एक ही तरह से। हमें कोई वियतनामी, कोई चाइनीज, कोई ग्रीक, कोई इटालियन, कोई हिंदू, कोई सिखों का एक खालिस्तान का पंगा अलग है, लेकिन वो भी इंडिया के साथ है, वेस्ट के साथ नहीं है। तो हमें कोई ऐसी कौम नहीं मिलती जो बाकी दुनिया से पंगे ले रही हो और पूरी दुनिया को एक ही कौम से इस वक्त डर है। तो ऐसा क्यों है? ऑब्वियस एलिफेंट इन द रूम है। ऑब्वियसली इसके अंदर एक रिलीजियस एलिमेंट है जिसके ऊपर हम बार बार बात करते हैं, लेकिन मुसलमान इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने गिरेबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके ऊपर बात करते हैं। केस आया नया, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या, और स्पेशली मुसलमान अगर आप हैं तो कमेंट करके बताएं कि क्या ये जायज है कि आप सारी उंगलियां लोगों की तरफ पॉइंट करते रहें और अपनी तरफ ना देखें। शायद मुसलमानों के अंदर कोई एक ऐसी चीज है, ये कहना छोड़ दें कि हमारा मजहब परफेक्ट है, क्योंकि क्या वजह है कि सिर्फ एक ही मजहब से दहशतगर्द निकल रहे हैं और इसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। मुसलमान नहीं है, बात बाकी पूरी दुनिया बात कर रही है कि देखो यार, आपकी जो नजरियात हैं जिहाद के, जुल्म हो गया हम पे, हमने शरीयत नाफिज करनी है वगैरह वगैरह, ये सारे कुफार और यहूद और ये सारी जो है आपके अंदर ही क्यों है, बाकी लोगों के अंदर क्यों नहीं है? तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक तो हमने देखा है कि जो मुसलमान वेस्ट में गए हैं वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। रोज ऐसा वाकया होता है। अभी 2 दिन पहले पेरिस में हुआ है, फिर छुरियां मार के उसने मार दिया। उससे कुछ दिन पहले अभी इंडिया में हुआ है, श्रीनगर में हुआ है। हर जगह हर हफ्ते तकरीबन 2 या 3 ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पे जो नेटिव मुसलमान है, जो बॉर्न मुसलमान है, वो कभी ब्लास्फेमी के ऊपर मार देते हैं, कभी इसराइल फलस्तीन के इशू के ऊपर मार देते हैं अनसस्पेक्टेड लोगों को जिनका किसी इससे कोई लेना देना नहीं है, अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं लोग। तो ऑब्वियसली वो रिलीजियसली ड्रिवन है। वो हेट्रेड जो मस्जिदों में इनके कानों में डाली जाती है, अगर हम कुरान और हदीस को 1 मिनट के लिए अलहदा भी कर देते हैं तो, लेकिन ये जो जहर मुसलमान बच्चों के जहनों में डाला जा रहा है वो कौन डाल रहा है? लोग रोज कुरान तो नहीं पढ़ते, रोज सूरह तौबा तो नहीं पढ़ते, रोज तो जहादी वाली हदीसें नहीं पढ़ते, इनके कानों में डाली जाती है ना। मस्जिद में जाते हैं, खुतबा सुनते हैं। अमेरिका में, अभी अमेरिका डियरबॉर्न में वो हमास के फेवर में खुल के उसने जलसा, एक आदमी ने किया वहां का डियरबॉर्न मिशिगन में, और वो खुल के ऐलान कर रहा है पूरे मगरिब के खिलाफ जहाद का, और वहां पे लोग खड़े हुए हैं। तो उसके अंदर कितने लोग होंगे जो गुस्से में आके मरने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार हो जाएंगे? तो ये मुसलमानों का वक्त है अपने गिरेबान में झांकने का, लेकिन कोई इसके ऊपर बात नहीं करता। और मॉडरेट मुसलमान जो है, जो वैसे आमतौर पे मॉडर्न कपड़े पहन लेंगे, मौज मस्ती कर लेंगे, लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो सारे एक जगह पे खड़े हो जाते हैं, पूरे मगरिब को, पूरे इंडिया को एज अ दुश्मन देखते हैं और अपने लोगों के अंदर गुस्सा दिलाते हैं, जिसकी वजह से वो फट पड़ते हैं, बोथ मेटाफोरिकली एंड लिटरली। तो ये तो है हमारे जो नेटिव मुसलमान है, लेकिन ये मुसीबत यहां तक खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि ये मुसलमानों के अंदर जो प्रोसेटाइजेशन का जो एक कीड़ा है, लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने का जो कीड़ा है, ऑल्दो ऑप्टिकली तो ये बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर 1% लोग भी हो जाए तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे मुसलमानों का ये भी प्रोपेगेंडा बड़ा फैलाया जाता है कि हाँ जी, इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, हालांकि ऐसी बात नहीं है। कोई एक आधा अच्छा, इसी पर मुझे याद आया, किसी ने मुझे किसी एक रिएक्शन चैनल वाले की क्लिप भेजी थी। उसमें शायद वो मेरे ही किसी वीडियो को देख के कह रहा था कि पता नहीं कौन सा रिएक्शन चल रहा था, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। कह रहा था कि जी जो कन्वर्जन की बात की जाती है, देखिए हम तो उससे पीछे नहीं हट सकते क्योंकि वो तो हमारे मज़हब में बात लिखी गई है और हमारा रूल है। सो हिंदू भी अपने रूल के हिसाब से चलते हैं, ईसाई भी अपने रूल के हिसाब से चलते हैं, ये भी सब तो उनके भी जो रूल बुक में लिखा गया है वो उसको मानते हैं। तो भाई हमारे भी रूल बुक में लिखा गया है कि आपको प्रोपगेट करना है, आपको कन्वर्ट कराना है, कन्वर्ट कराना हमारे कानून में लिखा है, तो हम तो उसे मानेंगे ही, हम इसे गलत नहीं मानता। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मेरे धर्म में कोई गलत बात लिख दी गई, मान लीजिए लिख दिया गया कि जी आपने जैसे ही सुना कि किसी का अपमान कर रहे हैं आपने उसका गला काट देना है। किसी ने कुछ बोला, गला काट देना है, या कुछ ऐसा कर देना है जिससे मतलब उसको सबक मिल जाए। तो अगर ये बात गलत है ना, तो गलत ही कही जाएगी, वो चाहे रूल बुक में लिखी हो चाहे कहीं भी लिखा हो। जो गलत है वो गलत है, सवाल उठाना गलत नहीं है।
हाँ, लेकिन लॉजिकल सवाल उठाइए, इलॉजिकल सवाल उठाएंगे तो गलत है। अगर मैं आज कोई नया धर्म बना लूं, मैं और धीरे धीरे करते करते मेरे फॉलोवर हो जाएं और मैं कह दूं कि भैया जिसने किसी ने मेरा नाम तक ले लिया ना, अगर मुझे मेरे नाम से बुला दिया किसी ने, उसको मार देना है जी तुम्हें। आज से 3000 साल बाद, 2000 साल बाद लोग मेरी कही इस बात को कहें कि नहीं, कह के गए हैं कि अगर इनका नाम लिया गया मार देना है, और मेरे लिए वही सच है, तो ये रबिश है। इससे ये बात सच नहीं हो जाएगी कि 2000 साल पहले कोई कह के गया है कि ये काम करना है, तो बात आज भी सच्ची हो। अगर आप ऐसी चीजों को फॉलो करते हैं तो माफ कीजिएगा, आप पर सवाल उठेंगे, आप पर सवाल उठेंगे। हमारे यहां भी कई चीजों में प्रॉब्लम थी, हमने उसको ठीक किया और कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रॉब्लम आती है हम उसको ठीक करते हैं। हम रिजिड नहीं होते कि नहीं 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 नहीं, नहीं। आज से हजारों साल पहले ये बात कह दी गई है, हम तो उसी को मानेंगे। ये फर्क है, समझिए। और आपको दिखा देते हैं तो कहते हैं हाँ जी देखो जी हमने कितने गोरे, लाखों गोरे कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लाम में। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हो रहे हैं, इसमें भी कोई डिनाई करने की बात नहीं। तो अभी एक लास वेगस जो अमेरिका का शहर है, सिन सिटी जिसे कहा जाता है, वहां पे एक वाकया पेश आया कि एक 16 साल का गोरा बच्चा जो अभी कोई 4-5 महीने पहले मुसलमान हुआ, उसको पकाया गया, जिहाद के लिए उभारा गया, उसके जहन में जहर उगला गया मगरिब के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ और पूरी दुनिया के खिलाफ। तो उसने गुस्से में आकर, 16 साल का बच्चा, अब बताएं अगर आप लोग कहते हैं हम जी लोगों को इस्लाम की तरफ रागिब करते हैं, इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें बताते हैं, तो 4 महीने में ही वो फटने के लिए तैयार हो गया। तो ये खबर वेगस अमेरिका से आई कि एक ये 16 साल का लड़का अभी मुसलमान हुआ और उसने सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्ट डाल दी कि अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पे अनाउंस करने जा रहा हूँ, ये मैं इसको कोट कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये उसको कोट कर, मैं यहाँ पर अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं अकेला खुद सर ही लोन वुल्फ किस्म के वेगस के अंदर ऑपरेशंस करूंगा जो अल्लाह मियाँ के दुश्मन हैं उनके खिलाफ, और मैं आप लोगों की दुआ, जीत की दुआ का मुंतजर हूं, और मैं दाइश का सपोर्टर हूं, और मैं सारे यहूदियों को फुड़का दूंगा इस सिटी में। तो उसने ये पोस्ट डाली सोशल मीडिया पे, ऑब्वियसली वायरल हो गई बड़ी जल्दी से। तो उनकी पुलिस हरकत में आई, उन्होंने फौरन ही घंटों के अंदर ही उसके घर पे हमला कर दिया, और उन्होंने वहां पे देखा कि उसके पास बम बनाने का मवाद भी था, इंस्ट्रक्शंस थी, मैनुअल्स थी, दाइश का बहुत बड़ा फैन था, पूरा प्रोपेगेंडा जो ये किया जाता है, जो हम आपको बार बार बताते हैं कि जहर इनके जहनों में डाला जाता, और वही जहर उसके जहनों में डाला हुआ था और वो फटने के लिए तैयार था। तो उसको अरेस्ट कर लिया और अब उसके ऊपर उन्होंने चार्जेस डालने हैं। लेकिन अमेरिका में कानून थोड़े यूरोप से बेहतर है, ज्यादा सख्त है, तो जाएगा कुछ सालों के लिए अंदर। लेकिन पॉइंट यही है कि जब हम आपको ये बार बार बात बता रहे हैं, जब ये शक्ल इस्लाम की आ रही है, तो जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में इस तरह की बातें नहीं है, तो वो लोग क्यों नहीं इसके ऊपर बात करते हैं? ये इतना बड़ा वाकया हो गया, लेकिन किसी मॉडर्न मुस्लिम अपोलोजिस्ट ने कोई इसको कंडेम नहीं कर रहा, कोई भी नहीं बात करता। ये सारे अपने रोने रोते रहते हैं, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखते। कहो इसको, इस तरह के लोगों को कंडेम करो, बार बार कंडेम करो। हम जैसे लोग हैं जो नाकदीन है इस्लाम के, हम लोग ही क्यों इसको हाईलाइट करते हैं? तो ये वो वजह है जिसकी वजह से गोरे आपसे डरते हैं, और जब वो कोई एक्शन लेते हैं तो आप इस्लामोफोबिया का रोने लग जाते हैं। अब जरा खुद सोचें आप, अभी पाकिस्तान में 17 लाख अफगानियों को निकालने का फैसला किया कि सारे तो शरारतें नहीं करते, सारे तो स्मगलिंग नहीं करते, सारे तो तशद्दुद वाली हरकतें नहीं करते, लेकिन आपने कहा कि हमारे मुल्क में ये लोग गंदे काम कर रहे हैं तो हमने सारों को निकाल देना। क्या गोरे इस तरह नहीं सोच सकते? अभी जैसे मैंने आपको बताया फ्रांस में ये वाकया हुआ, क्या गोरे गुस्सा नहीं करेंगे? तभी वहां पे राइट विंग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आ रही हैं, और उन राइट विंग के अंदर व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट भी हैं जो सारों के लिए खतरा है, जो अच्छे। आपको समझ में आया कि मैं बात पिछले 1 साल से बातें कर रहा हूं, अब धीरे धीरे देखिए वहां तक बात पहुंच गई है, मेरे पॉइंट पे लोग पहुंच रहे हैं। मैंने बोला था ना, जब अफगान वाला क्राइसिस शुरू हुआ था, मैंने बोला था कि देखिए अफगानिस्तान के लोगों के साथ जो कर रहा है पाकिस्तान, कल को बहुत भारी पड़ेगा, पूरी कम्युनिटी को भारी पड़ेगा। क्योंकि जो वजह आप बता रहे हैं, उसी वजह को बताकर दूसरे लोग आपको निकाल बाहर करेंगे अपने देश से, और यह होना शुरू हो गया है, और बड़े पैमाने पर होगा आने वाले कुछ टाइम में। मेरी बातें याद रखिएगा, कई बातें तो मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन कुछ बातें बताना जरूरी होता है। तो पॉइंट दे देखिए, मेरा पॉइंट पहुंच गया, ये बातें हो रही, कार्रवाई हो रही।
अच्छे मुसलमान है उनके लिए भी वो खतरा है। वो तो अपने अंदर नहीं देखते, सारी उंगलियां दूसरी की तरफ, अपना रोना धोना मचाई जाते हैं। इंडिया में अभी वो जो यूपी में पंजाबी बोल रहा है, खादिम रिजवी के नारे लगा रहा है, उसने बस कंडक्टर के ऊपर गुस्ताखी के इल्जाम पे टोके मार के उसके ऊपर हमले कर दिया। तो क्या हिंदू ना डरे आपसे? फिर जब वो आपके खिलाफ एक्शन फिर क्यों ना ले? आपने तो ले लिया अफगानी अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ, तो वो ना ले, वो ना डरे। क्या ये जो अमन पसंद मुसलमान है, क्या उनका काम नहीं है ये? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उन लोगों को गले से लगा के, अब वैसे हमने बड़ी ड्रामेबाजियां सुनी हुई है कि हाँ जी मुसलमान अपने इखलाक से लोगों को मुतासिर कर रहे हैं, इस वक्त तो ये आप कर रहे हैं। अब बम फाड़ रहे हैं, कहीं पे छुरियां मार रहे हैं, कहीं पे बम फाड़ रहे हैं, कहीं पे औरतों के रेप कर रहे हैं। हमास ने क्या किया? औरतों के रेप करके हमें कहते हैं कि हाँ जी हम इनकी साइड पे हो जाए। तो ये ड्रामेबाजी, ये इतना बड़ा जो एक वॉइड है बीच में कि एक मुस्लिम वे ऑफ थिंकिंग और दूसरी नॉन मुस्लिम वे ऑफ थिंकिंग, और नॉन मुस्लिम वे ऑफ थिंकिंग के अंदर सारे एक पेज पे हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, सारे एक पेज पे हैं, यहूदी वो सारे एक पेज पे हैं कि यार ये जो एक ग्रुप है ना, ये बड़ा, हमें बड़ा डर लगता है इनसे। तो ये इंट्रोस्पेक्शन का मौका है, बजाय इसके कि औरों के ऊपर उंगलियां पॉइंट करते रहे, अपने ऊपर देखें, अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करें। आपके अंदर माना बड़ी अच्छाइयां होंगी, माना आपके कुछ जो ग्रीवेंसेस, जो शिकायत हैं वो सच होंगी, अच्छी होंगी, बेहतर सही होंगी, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि आपके अंदर कोई खराबी ना हो? क्या ऐसा मुमकिन है कि आपके अंदर बिल्कुल भी कोई तशद्दुद का एलिमेंट ना हो और ये सारी दुनिया जो आपके पीछे पड़ी हुई है वो सारी की सारी झूठ बोल रही है क्योंकि आपका मजहब बड़ा सच्चा मजहब है और आपके मजहब से वो नफरत करते हैं? क्या यही वजह हो सकती है? इस वक्त यूएन की डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस देखें, जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस है, 95% मुसलमान है। क्या वजह है? हर जगह पे आपका पंगा है दूसरों के साथ। चाइना में पंगा है, म्यांमार में पंगा है, इसराइल में पंगा है, वेस्ट में पंगा है, जो आपको लंदन में 2000 मस्जिदें उन्होंने आपको बना के दी में फिर भी आपका उनके साथ पंगा है। हर जगह पे आपका पंगा है, इंडिया में आपका उनके साथ पंगा है। हमें ये हिंदुओं के पंगे क्यों नहीं इंग्लैंड में नजर आते? हमें चाइनीज या वियतनामियों के फटे क्यों नहीं नजर आते? उनके ऊपर भी, वियतनामियों के ऊपर इतनी बड़ी जंग वेस्ट ने थोपी थी, जो रेफ्यूजीज थे पूरे इधर ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा वियतनामी आए थे वियतनाम की जंग के बाद। कोई मुझे नहीं नजर आता जो कहता हो कि हाँ तुम लोगों ने हम पे जुल्म किया इसलिए अब हमने बम से फट जाना। कोई ऐसे नहीं करता। सिर्फ एक ही कौम है इसलिए, और ये मेरा एनालिसिस है, इसकी वजह वियतनामियों के पीछे कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है। कम्युनिज्म एक होती थी जो लोगों को उभारती थी इस तरह के तशद्दुद के एक्शंस के ऊपर, लेकिन वो खत्म ठप हो गई। लेकिन मुसलमानों की जो ये आइडियोलॉजी ठप नहीं हो रही, वो इसलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपके मजहब के अंदर है दारुल हर्ब, आपके मजहब के अंदर है कि आपने काफिरों को मुसलमान करना है। पहले दावत दे के करो, फिर चाहे जंग करनी पड़े तो जंग से कर लो। ये आपकी आइडियोलॉजी के अंदर है, लेकिन आप लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो देखें अपने अंदर करेक्शन करने की कोशिश करें। हर वक्त सारा इल्जाम दूसरों के ऊपर डालना ये कहीं की कोई अक्लमंदी नहीं है, और इसीलिए आप हंसते रहेंगे। मुझे लग रहा है कि ये गोरे जो हैं, जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं, जो लिबरल लोग जो हैं, जो लेफ्टिस्ट वोकिस्ट लोग हैं, जिनको आप लोग बड़ा पेलते हैं, राजे रूजे जैसे, वो सबसे बड़ा डिफेंस है मुसलमानों के लिए, एंटी रेसिज्म के लिए, एंटी बिगेटरी के लिए, एंटी मुस्लिम इमिग्रेशन के खिलाफ सबसे बड़ा जो डिफेंस है वो लड़ते हैं मुसलमानों के लिए। लेकिन जो उनके इसके बरक्स, जो उनके व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट या कंजर्वेटिव्स लोग हैं, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, वो आपको निकालने के चक्करों में है। गिर्त विल्डर आया उधर, मेलोनी आई इटली में, लपेन जो है, मरीन लपेन, वो फ्रांस में आपको बड़ा बुरा लगता है मैक्रोन, जो उसके ओपोनेंट है, जो उसकी जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है, आपको पता है वो क्या कहती है? वो कहती है मैंने सारे मुसलमानों को निकाल देना, मैंने सारी मस्जिदें बंद कर देनी है। और मैक्रोन जो है बड़ा मुनासिब आदमी है, वो सिर्फ जो इस्लामिक रेडिकलिज्म है उसके खिलाफ वो बात करता है, लेकिन आप लोगों के लिए वो भी दुश्मन है। तो इमेजिन करें आगे बाद में कौन आने वाला है। और ये जो शिफ्ट है राइट की तरफ आता चला जा रहा है, और आपको ये बड़े बुरे दिन आने वाले हैं अगले 5-10 सालों में। लेकिन मुसलमान है कि वो अपने अंदर देखते ही नहीं, गिरबान में झांकते ही नहीं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अपने ख्यालात का जरूर इज़हार। चलिए, वीडियो खत्म हो गया और बड़ी पॉइंट की बातें की हैं हारिस भाई ने, बहुत पॉइंट की बातें की। ठीक है, इनके कुछ वीडियोस हैं जिन पर शायद हो सकता है मैं अग्री नहीं करता हूं, लेकिन देखिए वो डिबेटेबल है। ये जरूर नहीं कि मेरी सारी बातों को भी वो अग्री करें। कुछ उनके पॉइंट्स हैं, कुछ मेरे पॉइंट्स हैं। कई सारे पॉइंट्स पर हम एक जैसा सोचते हैं, कई सारे पॉइंट्स पर हमारे विचार अलग हैं। लेकिन देखिए, जो एक पॉइंट है जिसपे हम दोनों के विचार एक हैं, वो है रेडिकलाइजेशन। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में मुश्किलें बढ़ रही हैं, और ये सिर्फ इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि आप लोग रेडिकल हो, और दूसरी इसलिए बढ़ रही है कि जो रेडिकलाइजेशन को पसंद नहीं करते, जो अमन पसंद मुस्लिम हैं, वो चुप हैं, वो बोलते नहीं हैं। उनको लगता है छोड़ो यार, जो हो रहा हो ना, मैं अपना चुपचाप काम करूंगा, चुपचाप रहूं। आपको बोलना पड़ेगा। आप नहीं बोलेंगे तो आप भी उसमें पिसेंगे, यकीन मानिए। प्रॉब्लम हो रही है, ये पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। और इन्होंने बात की वो डच वाले की, ग्रेट वाइल्डर्स की। अभी मैं किसकी, कमर चीमा के साथ साजिद तारड़ साहब की बातचीत हुई थी। मैं कुछ बोलूंगा तो आप लोगों को बुरी बात लगेगी,
क्योंकि मैं भी लगातार ये बोलता रहता हूं कि आप लोग मुसलमान कंट्री में माइग्रेट क्यों नहीं होते हो? आपको क्यों यूरोप जाना है? आपको क्यों कनाडा जाना है? आपको क्यों अमेरिका जाना है? आप मुसलमान कंट्रीज में जाइए। तो लोगों को बड़ी बुरी बात लगती है, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। मैं नहीं बोलूंगा, साजिद तारड़ साहब बोल रहे हैं, सुनिए उनको। लेकिन चीमा साहब, मेरा एक क्वेश्चन मार्क है। मुस्लिम इमिग्रेशन ने आज तक सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुसलमान जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में लेने के आते हैं। अमेरिका जिस कंट्री में मैं यहां बैठा हूं, इसे क्रिश्चियन कंट्री। मुझे अगर इनके सिस्टम के साथ इख्तलाफात हैं, मुझे अगर क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, मुझे अगर जूदाइज्म से इतनी नफरत है, व्हाट द हेल आई एम डूइंग हियर टू बिगिन विद। ये मैंने क्वेश्चन हर मुसलमान से यहां पूछा है, कोई जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं। कहते हैं जी हम मेहनत करने आए, मजदूरी करने आए। तो सऊदी अरब जाओ, जाके उसे जुतियां फ्री खाओ नालों नहीं। आपको पता ही है सऊदी अरेबिया के लिए आपके लिए मखसूस अल्फाज है वहां, उनके कल्चर में, उनकी जबान में आपको गरीब मस्कीन कहा जाता है आपको। तो फिर आप वहां जाए मजदूरी करनी है, तो आप यहां क्या लेने आए? ये तो क्रिश्चियन कंट्री। मैं चीमा साहब यहां लॉ स्कूल गया था, तो मेरे लॉ प्रोफेसर बताते थे कि यहाँ के रिलीजन के, यहाँ पे लॉ इनके कावानीन के ऊपर कैथोलिक रिलीजन की ठाप है। तो फिर यहां आप लेने क्या आते हैं? अब आपने रहना इन मुल्कों में है, लेकिन इंटीग्रेट नहीं करना। आपने बर्तानिया को बैंकरप्ट कर दिया, 8-8 बच्चे पैदा करके। वहां पे काम नहीं करना आपने, इंटीग्रेट नहीं करना आपने। तो चीमा साहब, उनका कसूर है कि आपका, अगर आपका कसूर है, पेरिस ने, आपने पेरिस को क्या दिया है आज तक? वहां पे मुसलमान इमिग्रेट, मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। मेरे साथ कोई बंदा डिबेट करे, मैं ये चैलेंज करता हूं, आपकी मुस्लिम इमिग्रेशन ने दुनिया को अभी तक दिया क्या है? क्या दिया? किसी वेस्टर्न मुल्क को कुछ दिया इन्होंने? मेरा ये चैलेंज। अब वो तंग आ चुके हैं। मैंने उस बंदे की पूरी स्पीच सुनी है, वाइल्डर की, जो डच है। उसने कहा जिन घरों में ये बैठे हैं, उससे सबसे पहले डच सिटीजन्स का हक है। जो जाबें ये छीन रहे हैं, उन पे सबसे पहले डच सिटीजन्स का राइट है। आपको तलियों पे उठाते हैं वो, पॉलिटिकल असाइलम के चक्कर में। कनाडा अभी भी उठा रहा है। फिर आप वहां रहते हैं, फिर यू बैड माउथ अबाउट देम एट द सेम टाइम, और फिर आप कहते हैं कि हमने लंदन को इस्लामिस्तान बनाना है। आप, और यार पाकिस्तान की तुम जम पड़ो, पहले पाकिस्तान से इस्लाम बना लो। वहां पे शरिया की कोई चीज में, पाकिस्तान में मेरी नजर में कोई चीज इस्लामिक नहीं है। मेरी नजर में कोई इस्लामिक चीज नहीं है वहां पे। आप कहते हैं उठ के जाके लंदन को जाके आपने पूरे इंग्लैंड का नाम चेंज करना चाहते हैं आप। मैंने वो सुना है, चौधरी साहब हैं आपके, वो बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं। हमेशा वो कहते हैं हमने इंग्लैंड का नाम चेंज करके इस्लामिस्तान रखना है, पता नहीं कोई इस तरह करनी बात। वो यार जहां की पैदावार, वहां पे तो देखो वहां हालात हैं इस्लाम के क्या है। वहां सारा मुल्क जो, मुझे कल किसी ने मीम किया था, उसने कहा था अब तक इस्लामी कवानीन के मुताबिक सिर्फ सूर ही हमसे बच सका है। शराब, जना, रिश्वत, करप्शन, हर चीज हमने कर ली। सिर्फ एक चीज हमसे बची हुई है, वो सूर है सिर्फ। वो पता नहीं किस तरह बच गया है। मेरा मकसद दो दिन पता नहीं मुसलमाना की कितनी की नफरत है, लेकिन दूसरा हर काम मुसलमान कर रहे, हर काम कर रहे। सुन लिया आपने? मेरा भी पॉइंट यही होता है, सेम। और कम से कम चलो, मुझे ये अच्छा लगा देख के कि साजिद तारड़ साहब जैसे लोग जो थोड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, वो भी मेरे इस पॉइंट को बोल रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं। आपको समझ में आनी चाहिए कि प्रॉब्लम कहां पर है। अगर ये प्रॉब्लम आप लोगों ने अपने अंदर झांक कर दूर नहीं की, यकीन मानिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी बात कहता हूं, जब डर ज्यादा बढ़ जाता है ना, जब डर ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर वो डर नहीं रह जाता, फिर वो सर्वाइवल की लड़ाई हो जाती है। तो इतना डर मत दिखाइए, उसको बहादुरी मत समझिए कि लोग आपसे डरते हैं। जिस दिन वो डर बहुत ज्यादा हो गया, उस दिन रिवर्ट बैक हो जाएगा। और जब रिवर्ट बैक होगा तो पूरी दुनिया में होगा, और हो रहा है। राइट विंग के लोग क्यों आगे बढ़ रहे हैं? मेलोनी इटली में, फ्रांस में जिसकी बात हो रही है, मैं ये भी बात 6 महीने से कह रहा हूं कि फ्रांस में अभी तो कुछ नहीं हुआ है। आप ब्रिटेन में देखिए, जर्मनी में देखिए, और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में हो रहा है। और जब वो एक्सट्रीम राइट वाले लोग जब पावर में आ जाएंगे, तब आपकी क्या हालत होगी? फिर सारा जज्बा, सारा टैलेंट ना घुस जाएगा कहीं पर, देखिएगा, और घुस रहा है, यकीन मानिए। और आपने तो राह दिखा दी है, अफगानियों को बाहर निकाल के, अपने ही मुस्लिम बिरादरी को बाहर निकालकर। पाकिस्तानियों को ले कह रहा हूं, राह दिखाई है। इसी राह को बाकी लोग भी फॉलो करेंगे जो नॉन मुस्लिम है।
आप ही की राह फॉलो करेंगे और आप ही की राह फॉलो करके आप ही को डंडे मार के भगाएंगे। देखते चलिए। लेकिन आप लोगों को दिक्कत नहीं ना, 57 मुल्क है भाई आपके, आप जाइए वहां रहिए, वहां जाइए। तारड़ साहब भी जो बात कह रहे थे, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।